जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो बताने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बुक में जाओगे ना, किताब देखोगे तो इसी क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन बना है, जबकि ये चारों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। और हम आंसर इस प्रकार से सेट किए हैं, चाहे क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे या ऐसे दे दे या इस प्रकार से दे दे या ऐसे दे दे, आंसर आपको यही लिखना है। ठीक है, देखो फणीश्वर नाथ रेणु जो एक उपन्यासकार थे, और ये एक उपन्यास लिखे थे जिसका नाम था कितना चौराहे। तो फणीश्वर नाथ रेणु दे दे, चाहे इसका उपन्यास का नाम क्या था, कितना चौराहे दे दे। कितना चौराहे, कितना चौराहे, कितना चौराहे उपन्यास का विस्तृत कथा वस्तु प्रस्तुत करें, या कितना चौराहे उपन्यास में पात्र मनमोहन का चरित्र चित्रण प्रस्तुत करें, या कितने चौराहे उपन्यास में महिला पात्रों का संक्षिप्त परिचय दे। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आंसर मैं उसी टाइप से सेट किया हूँ, चाहे किसी भी प्रकार से दे दे, अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे आप। ठीक है, तो गौर से देख लो क्वेश्चन को। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास का सामान्य परिचय दे, चाहे क्वेश्चन ऐसे दे दे या कितने चौराहे से दे दे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो कितने चौराहे जो है ना, ये एक उपन्यास है जो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी आ जाए या कितने चौराहे इसका उपन्यास आ जाए। अब कितने चौराहे का विस्तृत वर्णन करे दे दे, या इसका पात्र मनमोहन का बारे में दे दे, या तो महिला पात्रों के बारे में दे दे। आंसर आपको यही लिखना है। तो चलिए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले परिचय देखते हैं। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु एक बहुत ही अच्छे उपन्यासकार थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे उपन्यासकार थे, और ये बड़े बड़े लोगों के बारे में, बड़े बड़े शहरों के बारे में नहीं लिखते थे। छोटे छोटे गांव गलियों, छोटे छोटे गरीब के बाल बच्चे, गरीब लोगों के बारे में लिखते थे। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता माना जाता है। आंचलिक उपन्यास किसको कहते हैं, यानी ऐसा उपन्यास जो छोटे छोटे इलाके, ग्रामीण के बच्चे, ग्रामीण के संस्कृति, रीति रिवाज, वहाँ के मिट्टी के बारे में जो उपन्यास लिखा जाता है उसको बोलते हैं आंचलिक। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी भी ऐसा ही थे, जो छोटे छोटे जगहों के बारे में लिखा करते थे। इसी को बोला जाता है आंचलिक, मतलब कोई खास क्षेत्र, छोटे जगह, है ना, किसी खास क्षेत्र के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली, ये सब के बारे में जो लिखा जाता है उसी को बोलते हैं आंचलिक उपन्यास। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी भी ऐसा ही उपन्यास लिखा करते थे। ठीक है, इसलिए इसका जन्मदाता माना जाता है। उनके उपन्यासों का सबसे बड़ी खूबी यह थी ना कि यह केवल कहानी नहीं सुनाते थे, ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाते थे, बल्कि उस पूरे गांव का, जो भी गांव के बारे में इसको उपन्यास लिखना होता था, उस पूरे गांव का लोक जीवन, लोगों के जीवन के बारे में, वहाँ के गीत के बारे में, वहाँ के ढोलक के आवाज़ के बारे में, मिट्टी की सौंध, मिट्टी की गंध, मिट्टी की सुंदरता के बारे में, ये महक को पन्ना पर उतार देते थे। मतलब वो किताबों के पन्ना पर लिख देते थे। ठीक है, जो भी गांव देहात के एरिया से इसको उपन्यास लिखना होता था, वो सेम हूबहू अपने पन्ना पर उतार देते थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास। जैसे कोई लेखक बहुत सारे कहानी कैसे लिखता है, वैसे ही फणीश्वर नाथ रेणु जी जो भी थे ना, वो एक उपन्यासकार थे, उपन्यास लिखते थे, और उपन्यास जो था इसका अलग अलग था। ठीक है, तो इसका उपन्यास बहुत सारा था, लेकिन हमको पढ़ना है कितने चौराहे के बारे में। ये भी इसी का एक उपन्यास था। ठीक है, तो छोटा छोटे देखो, इसका एक उपन्यास था मेला आंचल, दूसरा था पढ़ती परिकथा, तीसरा था जुलूस, चौथा था कितने चौराहे। तो ये सब के बारे में मैंने छोटा छोटा पॉइंट दिया, क्योंकि ये भी उसी का क्या है, उपन्यास है। लेकिन कितने चौराहे को हमको डीपली में देखना है, तो इसको मैं डीपली में बताया हूँ। ठीक है, तो आंसर मैं ऐसा ही सेट किया हूँ दोस्तों कि चाहे किसी भी प्रकार से घुमा करके क्वेश्चन दे दे, आंसर आप बस यही लिख लेना, यही समझ करके आपको जाना है। देखो, इसके पहला जो उपन्यास है वो क्या है, मेला आंचल। मेला आंचल जो 1954 में लिखा गया था। डेट अगर लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। यह हिंदी का पहला और सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये छोटे कोई खास क्षेत्रों पर ही उपन्यास लिखते थे। बड़ा देहा जो जिला होता है, बड़ा शहर होता है, वो सब पर ये नहीं लिखते थे। ठीक है, इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव मेरीगंज गांव की कहानी है। देखो, बिहार के एक छोटे से जिला पूर्णिया जिला, उसके भी एक छोटे से गांव मेरीगंज का कहानी है। इसमें पिछड़ेपन, अंधविश्वास, समाज की अच्छाइयों बुराइयों को दिखाया गया है। ये जो मेला आंचल इसका उपन्यास है ना, इसमें बिहार के पूर्णिया जिला के एक छोटा सा गांव है मेरीगंज, वहाँ के कहानी के बारे में लिखे हैं। वहाँ पिछड़ेपन, कैसे लोग जूझ रहे हैं, वहाँ कैसे लोगों के बीच अंधविश्वास बना हुआ है,
समाज की अच्छाई बुराई क्या है वो सब वहाँ पर कहानी में बताने का प्रयास किया है। दूसरा है प्रति परिकथा। प्रति परिकथा, प्रति से ही पता चल रहा दोस्तों, जैसे कोई खेत में पानी नहीं मिल रहा तो खेत प्रति ही रह जाएगा ना, उसमें तो कोई फसल नहीं उपजेगा। देखो प्रति परिकथा जो इसका उपन्यास, इसमें इन्होंने क्या लिखे हैं, इसमें कोसी नदी के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के संघर्ष और एक बंजर जमीन, यानी बंजर जमीन मतलब प्रति जमीन को उपजाऊ बनाने की कहानी को दिखाई गई। देखो प्रति परिकथा में इन्होंने दो तरफ से चर्चा किया है, ठीक है। पहला तो ये कि जो कोसी नदी है इसके बाढ़ में आकर के लोग परेशान हैं, कोई अपने घर को बचा रहा है तो कोई वहाँ से भाग रहा है, कोई अपने फसलों को बचा रहा है। एक तो बाढ़ के पानी से मर रहे हैं और दूसरी तरफ बंजर जमीन जहाँ पर सूखी जमीन है, वहाँ के फसल, वहाँ के लोग, वहाँ के जमीन मिट्टी पानी के लिए तरस रही है। इसके बारे में वो दोनों पक्षों के बारे में, जहाँ एक ज़्यादा पानी है और एक जहाँ पानी के बिना लोग मर रहे हैं, दोनों चीज़ों का जिक्र किया। प्रति परिकथा इसका एक क्या है, उपन्यास है। तीसरा है दोस्तों जुलूस। जुलूस भी एक इसका क्या है, उपन्यास है। ये उपन्यास सामाजिक और राजनीतिक समस्या विशेष करके पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों के दर्द और संघर्ष पर आधारित है। देखो जुलूस भी एक इसका उपन्यास है और ये उपन्यास में इन्होंने समाज के बारे में और राजनीतिक में जो समस्या है ना, हमारे देश की समस्या, समाज की समस्या, ये सब के बारे में लिखे हैं। और ख़ास करके जो बंगाल से आए हुए शरणार्थी है, शरणार्थी का मतलब ये दोस्तों, जो बंगाल एक देश से जब कोई दूसरे देश में चल जाता है तो उसको बोलते हैं शरणार्थी। तो बंगाल से जो हमारे इस देश में आए हुए लोग थे ना, उसके दर्द को, उसके संघर्ष को उसमें दिखाए हैं। अब नेक्स्ट, और जो इसका मेन सबसे ज़्यादा जो उपन्यास इम्पॉर्टेंट था, जिसके बारे में इस पूरा क्वेश्चन में हमको पढ़ना है, कितने चौराहे। तो देखो यह एक लघु और बेहद ही प्रेरणादायक उपन्यास है। लघु मतलब छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बेहद ही प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक मतलब इससे हमको कुछ सीखना है। ये लोगों को प्रेरणा देने वाला उपन्यास है, जिसकी वर्णन इस प्रकार है। तो सबसे पहले देखते हैं कितने चौराहे क्या है, फिर देखेंगे कहानी का सार, फिर शुरुआती संघर्ष देखेंगे। ये सब जो मैं नीचे जितना भी मैंने चर्चा किया ना, वो सब कितने चौराहे के बारे में ही है, ठीक है। चलो, कितने चौराहे उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ है, इसका जो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो हैं वो इसको लिख करके छाप दिए हैं। कब? 1966 में। यह उपन्यास देश की आज़ादी के आंदोलनों और आज़ादी के ठीक बाद के ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। मतलब जितना भी कहानी ये लिखे ना, जब हमारा देश आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे ना, उसी समय का ये कितने चौराहे लिखा गया है। और आज़ादी से ठीक कुछ समय के बाद जो हमारे ग्रामीण भारत में, जो ग्रामीण में जो घटना घटित हो रहा था, जो दुख सुख चल रहा था, जो चीज़ें थी, जो रीति रिवाज थे, उसी पर लिखा गया है। ज़्यादा पहले की बात नहीं है, ज़्यादा बाद की बात नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके कुछ समय पहले और आज़ादी के कुछ समय बाद की सारा कहानी इसमें लिया गया है। सबसे पहले देखते हैं कहानी का सार। यह कहानी का मुख्य रूप से ग्रामीण बालक मनमोहन के बड़े होने और उसके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव की कहानी है। देखो फणीश्वर नाथ रेणु जी हमेशा ना गरीब लोगों को ही चुनते थे, गरीब की पीड़ना को दिखाते थे। तो इसी प्रकार से ये जो कितने चौराहे उपन्यास है, इसमें एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसका नाम होता है मनमोहन। ये एक छोटे से ग्रामीण के बालक होते हैं और ये कैसे धीरे धीरे संघर्ष करके बड़े होते हैं और वो उसके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आता है, वो सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किए हैं कितने चौराहे में। कितने चौराहे में सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, मनमोहन। यही एक बालक है जो गरीब परिवार से आते हैं और इसी के बारे में पूरा का पूरा कहानी में जिक्र किया गया है। सबसे पहले देखते हैं मनमोहन का शुरुआती संघर्ष। तो मनमोहन, जिसे गांव में मुन्नी और शहर में मोना कहा जाता था, क्योंकि ये गांव में भी रह के पढ़े हैं और शहर में भी रह करके पढ़े हैं, तो गांव में मुन्नी और शहर में मोना कहा जाता था, ठीक है। बहुत ही सीधे और देहाती परिवेश में पला बढ़ा था ये इसका जो बचपना से लेकर के बढ़ा ना, ये देहाती में रहता था, गांव ग्रामीण इलाका में रहता था, तो वहीं पर ये पला है और बढ़ा है। वह अपनी पढ़ाई के लिए सिमराहा गांव है वो, ठीक है, वहाँ से अररिया शहर आता था, ठीक है, यानी कि ये सिमराहा गांव में भी पढ़े और वहाँ से जब इस शहर की पढ़ाई करने गए तो अररिया शहर पढ़ने के लिए गए, ठीक है। अब जब ये शहर पढ़ने के लिए गए तो शहर का माहौल इसको कैसा मिला, क्योंकि ये तो सीधे साधे थे, ग्रामीण इलाका से थे, तो जब ये शहर गए तो शहर में इसको क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ा। तो देखो शहर में वह अपने एक
मोहरिल यानी कि मुंशी मामा के घर रहता है। जब वो शहर पढ़ने के लिए चल जाता है तो अपने घर को छोड़ करके वह एक अपने मामा के घर रहता है। ये सब नहीं लिख पाओगे तो छोड़ देना, सीधे लिखना वह शहर में एक अपने मुंशी मामा के घर रहता है। ध्यान देंगे ये इसके अपने मामा नहीं थे, जैसे होता है रिश्ता चाल बोल में वो मेरे मामा है, तो ऐसा ही वो जैसे बोलते हैं अपने खास परिवार में नहीं, ठीक है, कोई मतलब एक परिवार ही था लेकिन अपना मामा नहीं था वो, ठीक है, एक रिश्ता के नाम पर सिर्फ मामा था, तो उसके घर रहते थे। वे उसके सगे मामा नहीं थे, है ना, सगे मतलब उसके वो अपना मामा नहीं थे, बल्कि स्वार्थी और लालची था। उसके जो मामा थे वो स्वार्थी और लालची थे। स्वार्थी मतलब वो अपना देखेंगे, और अपना लोभी थे। वो थोड़ी ना वो उसका अपना भांजा था, या तो फिर वो उसके अपना मामा थे जो इसके लिए बहुत अच्छा कार्य करते, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है कि कोई पराया व्यक्ति के घर में पराया व्यक्ति आता तो ऐसा ही मान मर्यादा मिलता है। तो मामा के घर का माहौल बहुत ही ख़राब था। जहाँ पर ये लड़का शहर में रहता था ना, जो इसके अपने मामा नहीं थे, उसके घर में ये बहुत ही ख़राब तरीक़ा से माहौल था वहाँ पर। वहाँ चमगादड़ और खटमलों का बसेरा था, मतलब वहाँ चमगादड़ जहाँ रहते थे, खटमलों का बहुत ज़्यादा बसेरा था। और मामा शराब पीकर हुड़दंग मचाते रहते थे। जैसे आप जानते हैं ग्रामीण इलाका में क्या होता है, शराब पी करके लड़ाई झगड़ा। इस अशांत माहौल में, वहाँ बिल्कुल माहौल जो था वो शांत नहीं था, फिर भी मनमोहन हार नहीं मानता है और अपनी सूझबूझ से स्कूल में शुरुआत आता है। यानी कि हमेशा जब एग्ज़ाम देता है, परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लाता है। कोई भी आंसर बनाना हो, उत्तर देना हो, याद करना हो, हमेशा स्कूल में वो फर्स्ट नंबर पर आते थे। इसको कहते हैं संघर्षों को लांघ करके सफलता प्राप्त करना, ठीक है। आगे देखो, जब शहर का माहौल इस प्रकार से इसको मिला, अपने मामा जी के घर में इसको इस प्रकार का माहौल मिला, तो अब क्या हुआ, ये लड़का इतना अंदर से टाइट हो गया ना कि अब इसको मतलब कोई तोड़ नहीं सकता है। उसी समय हमारा देश की आज़ादी का लड़ाई चल रहा था। उधर महात्मा गांधी जी द्वारा अलग अलग आंदोलन चलाया जा रहा था, ठीक है। तो उस समय मनमोहन जी भी तो आंदोलन को देख रहे थे, क्योंकि उधर आज़ादी की लड़ाई चल रहा था, ठीक है। अब आता है आज़ादी का आंदोलन। जैसे जैसे मनमोहन बड़ा होता है, देश में महात्मा गांधी की आज़ादी की लड़ाई तेज हो जाती है। इधर तो मनमोहन बड़ा हो रहा है और उधर महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हैं, अपना देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी से ये देख सीख करके ये भी प्रेरणा लेते हैं कि हम भी अपने देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मनमोहन अपने साथियों के साथ मिलकर देशभक्ति के रास्ते पर चल पड़ता है, और भी जो इसके साथी थे उसके साथ मिल करके ये भी महात्मा गांधी के देखा सीखी से चाहते थे कि हम भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप सोचिए, जिसके घर में इस प्रकार का माहौल मिलता हो, वो व्यक्ति कैसे इतना अच्छा सोच रख सकता है कि हम भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जरा सोचिए, यही चीज़ यहाँ पर जिक्र किया गया है। कितने चौराहे उपन्यास का नाम है कि इस लड़का के पास कितना रास्ता मिला। चाहता तो ये भी अपने मामा के घर में और भी बच्चे थे वैसा निकल जाते, गाली गलौज देते, स्कूल में नहीं पढ़ते तो कम नंबर लाते, लेकिन मेहनत किए। आगे देखो, उपन्यास का नाम कितने चौराहे इसलिए रखा गया क्योंकि इंसान के जीवन में कई ऐसे मोड़ या तो फिर चौराहे आते हैं जहां उसे चुनना पड़ता है कि वह किस रास्ते पर जाए। कुछ लोग गलत चुन लेते हैं, कुछ लोग अच्छा चुन लेते हैं। मनमोहन के जीवन में भी पढ़ाई, प्रेम, देश सेवा, पारिवारिक स्वार्थ के कई चौराहे आए हैं। आखिर मनमोहन के भी जीवन में बहुत सारे रास्ते आने के चौराहे आए हैं। पढ़ाई करें, या तो लोगों से प्रेम करें, या देश के लिए सेवा करें, या जो जिस प्रकार का घर में माहौल था पारिवारिक स्वार्थ, उसमें वैसा ही हम भी बन जाएं। बहुत सारे चौराहे हैं, लेकिन उसने हमेशा सच्चाई और देश सेवा का ही सही रास्ता चुना। अंत में यह उपन्यास व्यक्तिगत सुखों को छोड़कर देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का संदेश देता है। ये जो चौराहे वाला है ना, ये हमारा उपन्यास कितने चौराहे, ये हमें ये सीख देता है कि व्यक्तिगत कितनों भी सुख, ये जो है यह उपन्यास ये सीख देता है कि व्यक्तिगत सुखों को छोड़कर देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का संदेश देता है। ये व्यक्ति चाहता तो सुख करता, आराम से रहता, लेकिन अपने सुखों को छोड़ करके देश के लिए अपने जान को न्यौछावर मतलब त्याग देने के लिए रेडी थे। वही चीज़ इस उपन्यास में बताया गया। अब इसी उपन्यास में एक हमारे मनमोहन जी का चरित्र चित्रण, जैसा कि मैंने ऊपर ही देखा, मनमोहन जी बहुत गरीब परिवार से थे, पढ़े लिखे, बहुत संघर्ष किए हैं। तो क्वेश्चन एक ऐसा भी है कि मनमोहन का चरित्र चित्रण के बारे में बताइए। तो मोहन का एक चरित्र चित्रण, हालांकि हम लोगों ने ऊपर भी देख लिया कैसा इसका चरित्र है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। मनमोहन इस उपन्यास का नायक है। नायक मतलब हीरो, मतलब क्योंकि इस
जो उपन्यास लिखा गया ना कितने चौराहे, इसमें इसी को पात्र माना गया। पात्र मतलब इसी को लेकर के कहानी बनाया गया है। तो जिस भी व्यक्ति को या जिस भी चीज़ को लेकर के हम लोग पूरा कहानी बनाते हैं ना उसको पात्र कहते हैं। ठीक है, अगर कोई मान लो अजय देवगन का फिल्म है तो हम बोल सकते हैं कि उस फिल्म का पात्र अजय देवगन है। ठीक है, रेणु जी ने उसके चरित्र को एक आदर्श युवा के रूप में गाढ़ा, यानी जो हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी जो इस उपन्यास को लिखे हैं वो मनमोहन जी को उसके चरित्र को एक आदर्श युवा के रूप में गाढ़ा है। आदर्श युवा मतलब एक संस्कारी लड़का। उसका मुख्य चरित्र विशेषताएं इस प्रकार है। पहला तो गंभीर और शांत स्वभाव के मनमोहन जी जो थे ना वो गंभीर थे और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। मनमोहन बचपन से ही चंचल थे, तेज थे और साथ ही साथ वह बहुत ही गंभीर और शांत प्रकृति के थे, यानी शांत व्यक्ति थे। वह मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराता नहीं था। बुद्धि और परिश्रम, इसके पास ज्ञान भी था और मेहनत भी करता था। मामा के घर में पढ़ाई का माहौल ना होने और तमाम तकलीफ़ों के बावजूद भी वह अपनी मेहनत के बल पर स्कूल के शिक्षकों और दोस्तों का चाहता बन जाता है। मतलब ये हो गया कि दोस्त के चाहता और टीचर के चाहता को व्यक्ति कब बनता है, जब वो पढ़ने में तेज हो, अच्छा संस्कार हो, है ना, और हमेशा पढ़ाई में वो आगे रहता है। सच्चा देश व्यक्ति, मनमोहन के भीतर देश प्रेम कूट कूट करके भरा हुआ था, यानी कि उसके अंदर देश के प्रति जो प्रेम था ना वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। आज़ादी के आंदोलन में वह अपने परिवार, स्वार्थ और सुखों को त्याग कर खुद को देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार था। न्यौछावर मतलब अपने जीवन को देश के लिए लगाने के लिए तैयार था, अपने शरीर को देश के लिए बर्बाद करने के लिए तैयार था। ठीक है, सच्चा देशभक्त, ये चीज मैंने हम लोग देख लिया। अन्याय का विरोध, अगर कहीं किसी के साथ, जैसे हम लोग क्या था ना, हमारे दोस्त के साथ अगर मान लो हमारा दोस्त ही किसी को मार दिया था, हम बोलेंगे नहीं मेरा दोस्त नहीं मारा, तो ऐसा वो नहीं थे, वो अन्याय के खिलाफ थे। जो भी अन्याय करते थे वो हमेशा उसको गलत कहते थे। वह स्वभाव से बेहद ही न्यायप्रिय थे। न्यायप्रिय मतलब हमेशा न्याय को यानी सच का ही वो साथ देते थे। यदि कोई गलत बात कहे, चाहे उसके वो शिक्षक या दोस्ती क्यों ना हो, वह गलत का साथ कभी नहीं देता था। और ये सब चीज़ें वो महात्मा गांधी जी से सीखते थे। अब ये नहीं कि वो महात्मा गांधी जी के साथ रहते थे, आंदोलन करते थे महात्मा गांधी जी, तो वहीं से देख रहे थे, सुन रहे थे, जान रहे थे उसके बारे में। उसी के बीच एक आता है दोस्तों, इसी कितने चौराहे के ही उपन्यास में एक आता है महिला पात्रों का परिचय। आप इस उपन्यास को पूरा नहीं ना पढ़े हैं, उसका एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन में एक जैसे मनमोहन जी आते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ महिलाओं भी आते हैं। आखिर मनमोहन जी स्कूल जब पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उसके माँ भी तो थी, और इसको पढ़ने के टाइम में उसके स्कूल में उसके कुछ दोस्त भी तो मिले, अगल बगल के पड़ोसी भी तो कुछ मिले। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया। तो महिला पात्र का परिचय, महिला पात्रों क्यों लिखा गया है, क्योंकि इस कहानी में महिलाओं के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो जिस भी व्यक्ति के बारे में जिक्र किया जाता है उसको बोला जाता है पात्र। तो महिला पात्र का भी यहाँ पर परिचय देना है। ठीक है, महिला पात्र में कौन कौन आएगा दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले सरबतिया आएगा, जो कि इसका पहला प्यार था। अब वो प्यार नहीं समझना जो अभी के समय में आगे पता चलेगा। ठीक है, एक ये महिला हो गई जो मनमोहन को हमेशा से साथ देती है, और दूसरा हो गया मनमोहन की माँ, जो तो इसका पैदा माँ से ली है। अब इसके और माँ के बीच क्या प्यार होगा वही तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नीलू। नीलू भी क्या है, जब ये शहर पढ़ने के लिए चल जाते हैं तो उसी के अगल बगल ये नीलू नाम के व्यक्ति मिलते हैं, लड़की, जो कि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 3 महिला देखने को मिली, तो इसीलिए तीनों महिलाओं पात्रों का परिचय हम लोग देंगे। ठीक है, कितने चौराहे उपन्यास में महिला पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, केवल 3 ही लोग हैं, लेकिन जो भी महिला पात्र है जैसे सरबतिया, नीलू, इसकी माँ, वे नायक मतलब वही हीरो, कौन, मनमोहन के जीवन और उसकी सोच को बहुत सुंदर बनाती है और कहानी को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाती है। इससे कहानी भी आगे बढ़ गया। ठीक है, पहली बात सरबतिया, जो मनमोहन का पहला प्यार। मनमोहन और सरबतिया के बीच एक बहुत ही पवित्र और भोला सच्चा प्रेम है, बिल्कुल भाई बहन की जैसा। ठीक है, सरबतिया का स्वभाव बहुत ही सरल और अपनापन देने वाला है। मतलब सरबतिया जो लड़की थी ना, उसका प्रेम ऐसा था ना, जैसा मानो लगेगा कि ये व्यक्ति अपना है, वो मेरी बहन है, उस प्रकार से वो मनमोहन के साथ व्यवहार करते थे। मनमोहन जब भी सरबतिया के पास बैठता है तो उससे उसके आंचल से एक खास नमकीन खुशबू आती है। मनमोहन को लगता है कि यह खुशबू बिल्कुल वैसा ही है जैसे उनकी अपनी सगी माँ के आंचल से आती थी। यानी सरबतिया का प्रेम मनमोहन के अकेलेपन को दूर करता है और उसे माँ जैसी ममता और सुकून देता है। अब देखो होता क्या, ये लड़का शहर जाता है पढ़ने के लिए,
अब गांव में तो है नहीं, इसकी माँ तो दूसरे गांव में रहती है और ये तो दूसरे जगह पढ़ रहा है। तो उस समय इसको एक दोस्त मिलता है सरबतिया, जो कि बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इसको। तो जब सरबतिया के पास ये माँ के यादों में बैठता है ये मनमोहन, ठीक है, तो इसको माँ के याद आता है। और सेम जब सरबतिया के पास ये बैठता तो सरबतिया के आंचल से नमकीन की वैसा ही महक आता है इसके पास, नमकीन जैसा महक आता है। ये नहीं कि नमकीन रखा हुआ है, नमकीन जैसा ऐसा खुशबू आता है जैसे इनकी माँ के आंचल से खुशबू आता था। तो इनको लगता है कि ये मेरी माँ ही है यहाँ पर। तो ये माँ का फीलिंग सरबतिया इसको दिलाती थी, माँ का प्रेम दिलाती थी, ठीक है, और माँ का ममता और सुकून इस सरबतिया से इसको मिल जाता था। मनमोहन की माँ, हालांकि वह कहानी में सीधे तौर पर बहुत कम सामने आती है, मतलब इसकी माँ सामने ज़्यादा नहीं आई है, ठीक है, लेकिन माँ का प्रेम दूसरा जगह दिख रहा है ना, दूसरा जगह दिख रहा है। लेकिन मनमोहन के भीतर जो भी अच्छाई है, मनमोहन जो ईमानदार व्यक्ति है, जो इनके अंदर संस्कार कूट के भरे हुए हैं, इससे पता चलता है कि उसकी माँ की वजह से है। आखिर माँ ही इसको इतना सिखाए होंगे। माँ की यादें ही शहर की खराब संगति में भी मनमोहन को कभी बिगड़ने नहीं देती है। माँ इतना अच्छा इनको संस्कार दे के भेजे थे कि इस शहर में जाने के बाद भी ये लड़का नहीं बिगड़ता है, ठीक है। तो मनमोहन की माँ सामने नहीं आई है कहानी में, इस उपन्यास में, लेकिन इससे इनकी माँ का संस्कार का भी पता चलता है। नेक्स्ट है नीलू। मनमोहन जब पढ़ाई के लिए शहर आता है तो उसके छात्र जीवन के आसपास एक पात्र दिखाई देता है। उसके छात्र मतलब उसी के जैसा एक और छात्र जो नीलू है उसके आसपास के ही थे ना, तो आसपास के एक पात्र दिखाई देता है। पात्र मतलब चूंकि कहानी में इसका नाम लिया गया है इसलिए नीलू को पात्र माना गया, ठीक है। नीलू के जरिए रेणु जी यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी जो इस उपन्यास को लिखे हैं, उस जमाने की लड़कियों के सीधेपन, उनकी सामाजिक सीमाओं और पढ़ाई लिखाई के प्रति उनके नजरिए को छोटे रूप में दिखाया। फणीश्वर नाथ रेणु जी ये दिखाना चाहते थे कि पहले की लड़कियां कितनी भोली भाली होती थी कि उस समय उसको ज़्यादा आज़ादी भी नहीं मिलता था, फिर भी अच्छे संस्कार से दूसरों को मदद करते थे, दूसरों के साथ गलत नज़रिए से नहीं देखते थे। और इसी प्रकार से मनमोहन जी को रेणु जी भी बहुत ज़्यादा मदद की। इस प्रकार से ये जो हमारा कहानी है दोस्तों वो एंड होता है। और चाहे फणीश्वर नाथ रेणु जी से या तो फिर कितने चौराहे जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आंसर आपको सेम यही लिखना है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में एक बार अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।